प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए द्वितीय वर्ष विश्व इतिहास औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई और इससे आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। कृषि एवं हस्तशिल्प अर्थव्यवस्था के स्थान पर उद्योग एवं मशीनों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया को और उसमें परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहा गया है। यह घटना एक तिथि से घटित न होकर एक लंबी सतत प्रक्रिया का परिणाम थी। यूं तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी नेता लुई ब्लांक ने सन 1833 ईस्वी में किया है और इनसे फ्रेडरिक एंगल्स एवं कार्ल मार्क्स जुड़े हुए हैं, लेकिन अंग्रेजी में इस शब्द को अत्यधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय इंग्लैंड के आर्थिक इतिहासकार अर्नाल्ड टाइनबी को है। कई बार कंपटीशन में ये सवाल आता है कि इस शब्द के जो लोकप्रिय बनाने का श्रेय है वो है अर्नाल्ड टाइनबी को। पहली बार उसी ने औद्योगिक क्रांति शब्द की विस्तृत व्याख्या व गहन व्याख्या सन 1880-81 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दिए गए अपने व्याख्यानों में प्रस्तुत की थी। टाइनबी की मरणोपरांत प्रकाशित रचना लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, जो बहुत ही फेमस थी, उसमें इस शब्द का प्रयोग सन 1760 से 1820 के मध्य में हुए इंग्लैंड के आर्थिक विकास के लिए किया गया है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ और यह लगभग 1760 से माना जाता है। औद्योगिक क्रांति के अर्थ को विभिन्न लक्षणों के द्वारा समझा जा सकता है। नवीन आधारभूत धातुओं, लौह और इस्पात का प्रयोग, ऊर्जा के नवीन स्रोत, कोयला, विद्युत, वाष्प इंजन इत्यादि का प्रयोग, न्यूनतम मानवीय श्रम के प्रयोग से उत्पादन बढ़ाने वाली नई मशीनों जैसे स्पिनिंग जेनी, पावरलूम इत्यादि का आविष्कार, कारखाना पद्धति का जन्म, संचार एवं परिवहन के साधनों का विकास इत्यादि है। औद्योगिक क्रांति की दो अवस्थाएं मानी जाती है। सर्वप्रथम सन 1750 से 1850 तक और द्वितीय है 1850 से अब तक। प्रथम औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व जहां इंग्लैंड ने किया, वहीं द्वितीय औद्योगिक क्रांति 1850 के बाद जो परिवर्तन हुए उसका नेतृत्व जर्मनी ने किया। यह भी कई बार कंपटीशन में सवाल पूछा गया है। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने के अनेक कारण थे, जो इस प्रकार है। पहला कारण, सन 1750 ईस्वी की पूर्व शताब्दी में इंग्लैंड में एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था और शांति की स्थिति थी। इंग्लैंड का राजनीतिक स्थायित्व, संसदीय प्रजातंत्र, जनता के राजनीतिक अधिकार आदि स्थितियां औद्योगिक क्रांति के अनुकूल थी। दूसरा, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति के कारण उनके पास सुव्यवस्थित बंदरगाह थे। ये बंदरगाह विश्व के प्रसिद्ध व्यापारिक मार्गों में स्थित थे। तीसरा, इंग्लैंड का विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य कच्चे माल का आयात करने तथा उत्पादन माल का निर्यात करने का बाजार था, जो किसी अन्य यूरोपीय देश को प्राप्त नहीं था। चौथा, इंग्लैंड में कृषि क्रांति औद्योगिक क्रांति से पूर्व हो चुकी थी। कृषि क्रांति से बहुत सारे कृषक बेरोजगार हो गए थे। इस कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक सस्ते श्रमिक उपलब्ध थे। अगर कृषि क्रांति के कारण कृषक बेरोजगार नहीं होते तो सस्ते मजदूरों का मिलना असंभव था। बढ़ती हुई जनसंख्या की उदरपूर्ति के लिए कृषि में उत्पादन बढ़ाना आवश्यक था। यह विज्ञान एवं तकनीक के उन्नत साधनों के द्वारा ही संभव था। इस प्रकार कृषि क्रांति औद्योगिक क्रांति आधार बनी। कृषि क्रांति के लाभों से प्राप्त पूंजी को बड़े भूस्वामियों ने औद्योगिक विकास में लगाया। कृषि क्रांति भी सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की तरह इंग्लैंड में ही हुई थी। यह भी कई बार कंपटीशन में सवाल पूछा गया है। पांचवा कारण, कारखानों के निर्माण व संचालन के लिए आवश्यक लोहा एवं कोयला इंग्लैंड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। लोहा एवं कोयले के भंडारों का पास होने से औद्योगिक विकास को
बढ़ावा मिला। वाणिज्यवाद व उपनिवेशवाद लूट के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में भारी धन संपदा का संचय हो गया था। इस प्रकार इंग्लैंड में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक अधिशेष पूंजी के पर्याप्त भंडार उपलब्ध थे। इंग्लैंड के व्यापारिक बैंकों ने भी उद्योगों के लिए विकास के लिए पूंजी उपलब्ध करवाई। इंग्लैंड के बाद यूरोप में बेल्जियम दूसरा देश था जहां औद्योगिक क्रांति ने साकार रूप धारण किया। यहाँ औद्योगिक क्रांति को 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में विलियम व जॉन नामक 2 अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया। यूरोप की बड़ी शक्तियों में रूस में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे बाद में हुआ। यद्यपि उसके पास लोहे कोयले के प्रचुर भंडार थे, किंतु पूंजी का अभाव, कृषि दास आदि के कारण वहाँ औद्योगिक विकास नहीं हो सका। औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र, पहला है कृषि। कृषि में परिवर्तन। सर्वप्रथम वर्कशायर के एक जमींदार जैत्रो ठल ने 1701 ईस्वी में ड्रिल नामक यंत्र बनाया, जिसके माध्यम से बीज बोने का कार्य काफ़ी आसान और सुव्यवस्थित हो गया। यह मशीन द्वारा सीधी रेखाओं में बीजों का समान वितरण संभव तथा रेखाओं में पड़े बीज पर मिट्टी पड़ने से उनका अंकुरण भी आसान हुआ। इससे पूर्व बीजों को हाथ द्वारा छितरा कर बोया जाता था, जिसमें काफ़ी बीज और समय व्यर्थ चला जाता था। इस प्रकार ड्रिल यंत्र से मानव श्रम की बचत, समय पर बुआई तथा बड़े पैमाने पर कृषि कार्य संभव हुआ। टाउनशेंड ने फसल चक्र यानी फसलों को अदल बदल कर बोना का आविष्कार किया। इससे प्रत्येक बार 1/3 जमीन प्रति छोड़कर आवश्यकता नहीं रही। जमीन के अंदर भूमि जो थी वो बीजों का अंकुरण करने लगी और इसमें अधिकतर पौधे फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते थे। उसने कृषि खाद को बढ़ावा दिया। रॉबर्ट बैकवेल ने पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया। उसने पशुओं की नस्ल सुधारने की दिशा में काफ़ी कारगर प्रयास किए और भेड़ की लेसेस्टर नस्ल उत्पन्न की, जो सामान्य भेड़ से दुगने वजन की होती थी। यह भी कंपटीशन में कई बार सवाल पूछा गया है कि पशु नस्ल सुधार का कार्य किसने किया, तो रॉबर्ट बैकवेल ने। चार्ल्स कॉलिंग ने बैकवेल की प्रणाली को और विकसित कर भेड़ों की एक नवीन नस्ल का आविष्कार किया। एक धनी किसान जिसका नाम था आर्थर यंग, सन 1744 से 1820 में इसने नई खेती का प्रचार किया, जिसमें छोटे खेतों को मिलाकर बड़े बड़े कृषि फार्म बनाकर उनकी बाड़ेबंदी का सुझाव दिया था। छोटे खेतों में काफ़ी भूमि बेकार चली जाती थी तथा मशीनों का भी प्रयोग संभव नहीं था। उसने अपने प्रयासों को विस्तार देने के उद्देश्य से एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ब्रिटिश इतिहासकार ट्रेवलियर ने उसे नई खेती का मसीहा या अवतार कहा है। दूसरा क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ मुख्यतः वस्त्र उद्योग से भी हुआ है, क्योंकि वस्त्रों की बढ़ती मांग को पुराने करगों द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा था। सबसे पहले सन 1733 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। यह भी सवाल कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछा गया है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब व किसने किया, तो इसका अर्थ है यानी इसका उत्तर है सन 1733। और इसने मतलब फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया और इससे कपड़े बुनने में तेज़ी आई, क्योंकि इस मशीन के द्वारा बाना ताना के बीच यांत्रिक विधि से फेंका जाता था। इस कारण एक झूला उतना सूत प्रयोग में लाने लगा जितना कि 10 व्यक्ति एक दिन में काटते थे। यह जॉन के ने संभव किया। सन 1764 में जेम्स हरग्रीव ने स्पिनिंग जेनी मिल का आविष्कार किया। इससे एक साथ 8 धागे काटे जा सकते थे। हरग्रीव ने अपनी पत्नी जेनी के नाम पर इस मशीन का नामकरण किया, जिसको स्पिनिंग जेनी मिल कहते हैं। बाद में सन 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग जेनी में सुधार करके जल शक्ति से चलने वाला वाटर फ्रेम बनाया। यह सबसे पहले सूती वस्त्र काटने की मशीन थी, जो हाथ से नहीं चलकर जल शक्ति द्वारा चलती थी। वाटर फ्रेम के लिए बड़े बड़े कारखाने होने आवश्यक थे, अतः इसने कारखाना व्यवस्था को जन्म दिया। सूती वस्त्र उद्योग की नींव डाली। इस कारण कुछ विद्वान औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ वाटर फ्रेम यानी पंच चौखट कहते हैं हिंदी में इसको, इससे आविष्कारक मानते हैं।
सन 1780 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम दोनों को मिलाकर बारीक सूत काटने वाली मशीन यानी म्यूल, जिसको हिंदी में हम खच्चर कहते हैं, वो बनाई। सन 1785 में एडमंड कार्टराइट ने शक्तिशालित करघे यानी पावर लूम का आविष्कार किया, जिसे जल शक्ति और वाष्प शक्ति दोनों से चलाया जा सकता था। सन 1793 में एनी वेटने ने कॉटन जिन नामक एक कपास ओटने की मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन के द्वारा कपास से बिलोनों को दूर करने का काम इतनी शीघ्रता से किया जाता था कि एक मशीन हाथ से काम करने वाली 50 मजदूरों के बराबर काम कर सकती थी। सर्वप्रथम सन 1712 में टॉमसन न्यूकोमन नामक एक अंग्रेज ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए वाष्प इंजन का आविष्कार किया, परंतु खर्चा अधिक होने के कारण इस इंजन का प्रयोग संभव नहीं हो सका। इस इंजन के दोषों को दूर करते हुए जेम्स वॉट ने सन 1769 में कम खर्चीला और अधिक उपयोगी इंजन बनाया। 1856 में हेनरी बेसमर ने जल्दी एवं सस्ता इस्पात बनाने वाली बेसमर विधि का आविष्कार किया। अब है तीसरा क्षेत्र, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में परिवर्तन। जॉन मकाडम ने गिट्टियों को जमा कर सड़क बनाने की आधुनिक सड़क निर्माण विधि का आविष्कार किया। आज भी ऐसे सड़कों को मैकेडमाइज नाम से पुकारा जाता है, यानी ईंट को ईंट में जोड़ना। रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 में सर्वप्रथम वाष्प चलित नौका, जिसको हम क्लेमेंट कहते हैं, उसका आविष्कार किया। जॉर्ज स्टीफेंस ने भाप इंजन यानी रॉकेट का आविष्कार किया। इस प्रकार आविष्कार के फलस्वरूप 1830 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच विश्व की पहली रेलगाड़ी चली। सन 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप ने स्वेज नहर का निर्माण करवाया। यह भी सवाल कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। इस नहर द्वारा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य किया। इस नहर के बन जाने से यूरोप और भारत के मध्य की दूरी 1/3 कम हो गई। संचार के क्षेत्र में अंधे व्यक्ति रोलैंड हिल ने 1840 में डाक व्यवस्था, सैमुअल मोर्स ने तार यंत्र, ग्राम बेल ने टेलीफोन, सन 1876 में जी मार्कोनी ने रेडियो, 1901 में बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। 1903 में बिलवर और ऑरविल राइट बंधु नामक 2 अमेरिकी भाइयों ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। 2 महाद्वीपों को जोड़ने के लिए सर्वप्रथम अंतर्जलीय तार यंत्र उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य लगाया गया अटलांटिक केबल था। अब चौथा क्षेत्र, आर्थिक। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवाद का उदय व विकास हुआ, जिससे ये मांग की कि व्यापार वाणिज्य के संबंध में सभी सरकारी प्रतिबंध हटा दिए जाने चाहिए तथा सरकार को इस संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसे स्वतंत्र व्यापार या हस्तक्षेप की नीति यानी लेसेज फेयर कहा जाता है। तत्कालीन महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने सन 1776 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्रों की संपदा में इस प्रकार के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। अब है औद्योगिक क्रांति के परिणाम, यानी इसके अनेक परिणाम थे जो इस प्रकार है। औद्योगिक क्रांति से घरेलू उद्योगों का विनाश हुआ। मशीनों के विकास के कारण हाथ से काम करने वाले कारीगर बेकार यानी बेरोजगार हो गए, क्योंकि वे मशीनों की प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर सके। दूसरा, घरेलू उद्योगों के नष्ट होने से लोगों को नए रोजगार की तलाश में नगरों की तरफ जाना पड़ा। इससे नए औद्योगिक केंद्रों का विकास हुआ। औद्योगिक नगरों में जनसंख्या बढ़ने से उनमें स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं पैदा हो गई। तीसरा, औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े उत्पादन ने औद्योगिक यानी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा व पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। उत्पादन की घरेलू व कुटीर उद्योग प्रणाली के स्थान पर कारखाना प्रणाली आने से मालिक व मजदूरों के परस्पर संघर्ष, श्रमिकों के शोषण, श्रमिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जनरल नेड लुड ने के नेतृत्व में श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए लुडिज्म आंदोलन यानी 1811 से 17 ईस्वी तक चलाया गया। चौथा, आधुनिक समाज में 2 नए वर्गों का उदय हुआ था। एक था उद्योगों का स्वामी यानी पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग, जिसका व्यापार वाणिज्य पर नियंत्रण था, तो दूसरा था श्रमिक या प्रालितेरियत
श्रमिकों का शोषण होने से यूरोप में इंग्लैंड के चार्टिस्ट आंदोलन जैसे अनेक श्रमिक आंदोलन हुए, जिसमें समाजवाद का जन्म हुआ। सामाजिक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति के परिणाम काफ़ी भयानक रहे। इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार प्रणाली को आघात लगा और परिवार बिखरने लगे, क्योंकि लोग अपने घरों से मजदूरी करने के लिए बाहर जाने लगे, शहर की तरफ चलने लगे, उद्योगों की ओर चलने लगे और अपने संयुक्त परिवार को उन्होंने लगभग त्याग सा दिया। छठा, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व में उपनिवेशों तथा बाजारों के लिए व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का दौर प्रारंभ हुआ, जिसने विश्व में उग्र गुटबंदी, साम्राज्यवाद और सैनिकवाद को बढ़ावा दिया। इन सब ने अंतिम रूप से विश्व को संघर्ष, विनाश और विध्वंस की ओर धकेल दिया। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत सिद्ध हुई और इसके परिणाम भी अनेकों अनेक, जो लाभकारी भी थे तो हानिकारी भी थे। इस प्रकार ये मिश्रित प्रणाली थी।